गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने भौतिक सूत्रों की सत्यता की जांच की थी विमीय विधि से। कुछ विमाएं आपको जो याद होना जरूरी है, क्या क्या है? लंबाई की विमा L1, द्रव्यमान की M1, समय की विमा T1, ताप की विमा K1 या θ1 और विद्युत धारा की विमा A1 याद होगी ना। अब इसके बाद आती है क्षेत्रफल की विमा L2, आयतन की विमा L3, घनत्व की विमा M1 L-3 और चाल या वेग की विमा L1 T-1, त्वरण की विमा L1 T-2, बल की विमा M1। अच्छा, इसके पहले संवेग की विमा भी याद होना जरूरी है। संवेग की विमा M1 L1 T-1, बल की विमा M1 L1 T-2 याद हो गई। कार्य ऊर्जा इसकी विमा M1 L2 T-2 और जड़त्व आघूर्ण की विमा M1 L2। ये विमाएं याद होना जरूरी है। जैसे दाब की विमा M1 L-1 T-2, आवेश की विमा A1 T1। और फिर बीच में बताता हूं, देखो ये विमाएं आपको याद होना जरूरी है, ठीक है। आज पढ़ेंगे अपन इसका अनुप्रयोग विमाओं का। कल पहला पढ़ा था अपन ने, आज पढ़ेंगे अनुप्रयोग नंबर 2, विमाओं का उपयोग और कायम में कर सकते हैं उसके बारे में। कल हमने भौतिक सूत्रों की सत्यता की जांच की। होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, विमीय समानता का नियम क्या कहता है? दो एक समान पदों वाली विमाओं को ही आपस में, राशियों को ही आपस में जोड़ अथवा घटा सकते हैं। यदि दो पदों के बीच में प्लस का चिन्ह है या बराबर का चिन्ह है तो उनकी विमाएं समान होना जरूरी है। LHS की विमा और RHS की विमा होना बराबर होना जरूरी है यदि वो भौतिक सूत्र सत्य है। और अगर गलत होगा तो दोनों की विमाएं अलग अलग आना ही चाहिए। लेकिन प्लस और माइनस का चिन्ह भी लगाए अगर दो के बीच में तो भी डेफिनेटली उनकी विमाएं समान होंगी। अब आता है भौतिक सूत्रों को व्युत्पन्न करना विमीय विधि से। सूत्र व्युत्पन्न करना विमीय विधि से सूत्र व्युत्पन्न कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको एक सवाल के माध्यम से समझाता हूं। देखो, नियम वही है कि विमीय समानता का नियम जो कहता है वही नियम है। दो समान विमाओं वाले पदों को ही आपस में जोड़ अथवा घटा सकते हैं और दाएं पक्ष की विमा बराबर बाएं पक्ष की विमा, अभी भी नियम वही है। बस टेक्निक थोड़ी सी चेंज होगी और वो क्या है, देखो एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लो। अभिकेंद्रीय बल, ये पढ़ेंगे आप लोग आगे। अभिकेंद्रीय बल F का मान कण के द्रव्यमान m, चाल V एवं त्रिज्या r पर निर्भर करता है। विमीय विधि से अभिकेंद्रीय बल का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ये आपका सवाल है। सूत्र बनाना है आपको अभिकेंद्रीय बल का। अभी सूत्र के बारे में आप लोग जानते नहीं है तो सूत्र विमाओं से बनाएंगे हम।
और विमाओं से सूत्र बनाना आसान काम है, बहुत आसान काम है। देखो क्या क्या कहा जा रहा है, बल F का मान निर्भर करता है किस किस पर निर्भर करता है, पहला द्रव्यमान पर, तो F ये काय का चिन्ह है, समानुपातिकता का, निर्भरता का चिन्ह। अब हम ये कहना चाह रहे हैं बल का मान निर्भर करता है किस किस पर निर्भर करता है, एक तो द्रव्यमान पर, बल का मान कण के द्रव्यमान स्मॉल m पर, चाल v पर और त्रिज्या r पर निर्भर करता है। देखो आपका जो सवाल कह रहा है उसको मैंने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया। बल का मान निर्भर करता है द्रव्यमान पर, चाल पर और त्रिज्या पर, लेकिन किस प्रकार निर्भर करता है ये नहीं मालूम है, बस ये पता चल गया अपन को कि निर्भर करता है। जो सवाल में चीजें लिखी हुई हैं उनको मैंने मैथमेटिक्स के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। अभिकेंद्रीय बल, ये अभिकेंद्रीय बल आ गया, कण के द्रव्यमान, कण की चाल और त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो ये तो सिर्फ ये बता रहा है अभी आपको कि बल का मान इन तीन चीजों पर निर्भर करता है, लेकिन किस प्रकार निर्भर करता है ये नहीं मालूम है। तो मैंने मान लिया ये x प्रकार से निर्भर करता है, ये y प्रकार से और ये z प्रकार से निर्भर करता है। ठीक है, बल F बराबर समानुपाती का चिन्ह हटा करके कभी भी बराबर का चिन्ह लगाया जाता है, तो समानुपाती का चिन्ह हटा करके जब भी बराबर का चिन्ह लगाओगे तो एक आपको समानुपातिक नियतांक लगाना पड़ेगा, और समानुपातिक नियतांक जो होगा वो आप C भी लिख सकते हैं, K भी लिख सकते हैं, जो इनमें नहीं हो वो ऐसी नियत राशि मान लो। C फॉर कांस्टेंट अभी आपके लिए m की पावर x, v की पावर y और r की पावर z, समीकरण नंबर 1। यहां C क्या लगाया आपने, यहां C एक समानुपातिक विमाहीन स्थिरांक, मतलब जिसकी कोई विमा नहीं है ऐसा स्थिरांक है, और लगाया इसलिए है क्योंकि समानुपातिकता को आपने बराबर के चिन्ह के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, समानुपातिक स्थिरांक। समानुपातिक स्थिरांक, समानुपातिक स्थिरांक का मतलब आपने इस समानुपाती के चिन्ह को बराबर में कन्वर्ट किया है। तो आपको नहीं मालूम कि यहाँ 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, कौन सी संख्या आएगी, तो हमने उसको क्या मान लिया, C। तो C का नाम, C क्या है, समानुपातिक स्थिरांक। गुण क्या है, ये विमाहीन है, विमा में इसका कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कुछ भी इसको हम विमा में कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो आपको इन सब की विमाएं मालूम है क्या, बल की विमा बताओ, विमाएं, विमाएं लिखो, बल की विमा बताओ क्या है, बल की विमा m1 L1 T-2, ये बल है। द्रव्यमान की विमा बोलो, द्रव्यमान m की विमा बताओ, m1। फिर चाल की विमा, चाल v की विमा, देखो ये रहा चाल और वेग L1 T-1। अब आप लोग जब भी इधर देखो तो अड़ोसी पड़ोसी को और देखो कि घनत्व की m1 L-3 और त्वरण की L1 T-2, ताकि अड़ोसी पड़ोसी भी आपको याद होते रहे। क्या आया, चाल की L1 T-1 और त्रिज्या, त्रिज्या जानते हो, त्रिज्या एक लंबाई है, जानते हो ना, जैसे मान लो ये वृत्तीय है, पथ है, और त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि की, यहां से लेकर यहां तक, केंद्र से परिधि की दूरी, केंद्र से परिधि की लंबाई, ये त्रिज्या होती है। तो ये एक तरह से लंबाई है, और लंबाई की विमा आपको मालूम है, दैट इज L1। ये सारी विमाएं इस सूत्र के अंदर रखनी, ये सभी विमाएं, ये सभी विमाएं समीकरण 1 में रखने पर रख दो। अगर ये सारी विमाएं में 1 में रख दूं तो
इस सूत्र को देखो क्या बनेगा। सी के बारे में आपको पता है, सी क्या है, विमाहीन स्थिरांक, और जो विमाहीन है अब उसकी विमा आपको नहीं रखनी है, ये 0 हो गया, ठीक है। मतलब ये सी 0 नहीं हुआ, इसकी विमा का मान 0 हो गया, राइट। बताओ बल की विमा रखो, m1 L1 T-2 ब्रैकेट बंद कर दो। बताओ सी की विमा लाओ, सी की विमा ये क्या है बताओ, ये क्या है, विमाहीन, ये विमाहीन स्थिरांक है, इसलिए इसकी कोई विमा नहीं रखेंगे। अब द्रव्यमान की विमा बताओ, m1 और पावर कितना है x, m1 की पावर x, ये चाल है, चाल की विमा रखो L1 T-1 और इसकी पावर y, r की विमा L1 और इसकी पावर z। देखो अच्छे से देखो, ये बल है, यहां समानुपातिक स्थिरांक था जिसकी विमा नहीं होती है, ये द्रव्यमान है, ये चाल है और ये त्रिज्या है। ये द्रव्यमान है, इसकी पावर x है, ये चाल है, ये चाल है, इसकी पावर y है, और ये त्रिज्या है, इसकी पावर z है। हो गया। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, m1 L1 T-2 बराबर m की पावर, इसको इससे गुणा कर दो, कितना हो गया x, ये पावर अंदर की पावर से जाकर के गुणा हो जाती है, कर दो l की पावर y, t की पावर -y, इसको इससे गुणा कर दिया, और l की पावर z। हो गया। एक बार और लिखूंगा, m1 L1 T-2 बराबर m की पावर x, l की पावर टोटल देखो कितना हो गया, l की पावर y और l की पावर z, तो क्या बन गया, y प्लस z और t की पावर -y, समीकरण नंबर 2। देखो क्या इस सूत्र में और इस सूत्र में कोई अंतर नहीं है। ये देखो, ये बल की विमा आ गई, फिर सी की विमा इसलिए नहीं लिखी क्योंकि विमाहीन है, द्रव्यमान की विमा ये x होगी, ये चाल की विमा y होगी, और ये त्रिज्या की विमा z होगी। सिर्फ मैंने जो जो राशियां थी सबकी विमाएं रख दी, ताकि एक पूरा कंप्लीट कॉम्बो पैक बन गया विमाओं का, ठीक है ना। अब देखो अपना सिद्धांत क्या कहता है, अगर सूत्र सही है तो दोनों पक्षों की विमाएं बराबर होना जरूरी है, दोनों पक्षों की विमाएं बराबर जरूरी है। अपना विमीय समांगता का नियम कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस क्या कहता है, इधर की विमा और इधर की विमा बराबर होना चाहिए। अब बताओ, दोनों पक्षों LHS और RHS दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना करने पर, देखो क्या कहता है, विमीय समांगता का नियम, इधर की विमा और इधर की विमा बराबर होना जरूरी है। बताओ, अब सबसे पहले बताओ द्रव्यमान की विमा, द्रव्यमान की विमा इधर कितनी है और इधर कितनी है, इधर द्रव्यमान की विमा 1 है और इधर द्रव्यमान की विमा x है, इसका मतलब x का मान 1 के बराबर है। द्रव्यमान की विमा की तुलना करी तो मुझे x का मान कितना मिल गया, 1। या अच्छे से देखो, चूंकि विमीय समांगता का नियम कहता है दोनों पक्षों की विमाएं बराबर होना जरूरी है। इधर द्रव्यमान की विमा 1 है, इधर द्रव्यमान की विमा x है, इसका मतलब ये इसके बराबर होना जरूरी है। विमीय समांगता का नियम ये कहता है। अब इसके अंदर देखो, इसमें देखो, अब इसकी विमा की तुलना कर दो पहले t की, क्यों, क्योंकि इसका मान डायरेक्ट आ रहा है आपके पास, तो मैं यहां लिख देता हूं t की विमा। बताओ t की विमा इधर कितनी है, -2 और इधर कितनी है, -y। t की विमा की तुलना करूंगा, -y बराबर -2, तो y बराबर कितना आ गया, 2। अब आता है l की विमा। मैंने l की विमा बाद में क्यों ली बताओ, क्योंकि इधर 2 हैं, इसलिए पहले सिंगल सिंगल वालों को ले लिया ताकि उनके मान मुझे डायरेक्ट मिल जाएं, और मान डायरेक्ट आने के बाद अब आपका काम आसान हो गया। बताओ, विमीय समांगता का नियम क्या कहता है,
दाएं पक्ष की विमा और बाएं पक्ष की विमा बराबर होना चाहिए। द्रव्यमान की विमा इसके बराबर, लंबाई की विमा यहाँ एल है, की विमा 1 है और यहाँ y प्लस जेड है, यहाँ -2 है, यहाँ -y है, तो -y का मान -2 के बराबर है। तो बताओ y प्लस जेड का मान किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। तो L की विमा क्या आ गई? y प्लस जेड बराबर कितना आ गया? 1। ये y प्लस जेड इस 1 के बराबर है। अब बताओ y का मान कितना है? 2 प्लस z बराबर कितना हो गया? 1। तो बताओ z बराबर कितना आ गया? -1। कैसा आया? 2 को इधर ले जाओ, देखो क्या हो गया? 1 - 2, तो z बराबर क्या आ गया? -1। तो आपने कितने सारे मान निकाल लिए? x का मान, y का मान, z का मान। ये सारे मान इसके अंदर रखते ही आपको आपका सूत्र मिल जाएगा। क्या है आपका सूत्र बताओ? x, y, z के मान 1 में रखने पर, रख के देखो, x, y, z के मान 1 में रख दो। f बराबर, ये एक समानुपातिक स्थिरांक है c, द्रव्यमान की पावर m की पावर x, x की जगह क्या लिखोगे बताओ? x की जगह 1, फिर द्रव्यमान के बाद क्या आया? चाल, चाल की घात कितनी है? y, y का मान कितना है? 2, और त्रिज्या की घात है z, z का मान कितना है? -1। देखो मैंने इसी सूत्र के अंदर x, y, z जो राशियां मुझे मालूम नहीं थी उनके मान रख दिए। अब ये माइनस का है, नीचे ले जाओ, तो f बराबर c m v²/r, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। मुझसे क्या कहा गया था? अभिकेंद्रीय बल का मान द्रव्यमान, चाल और त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो आपको अभिकेंद्रीय बल का सूत्र निकालना था। एक बार और समझ लो, अभिकेंद्रीय बल का मान द्रव्यमान पर, दूसरा चाल पर और तीसरा त्रिज्या पर निर्भर करता है। विमीय विधि से इसका सूत्र निकालना है। तो सबसे पहले मैंने देखा काय का सूत्र निकालना है? बल का। किस किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर, चाल पर और त्रिज्या पर। ये तो मुझे दिया हुआ है कि बल का मान किस किस पर निर्भर कर रहा है? द्रव्यमान, चाल और त्रिज्या, द्रव्यमान, चाल और त्रिज्या। लेकिन किस प्रकार निर्भर करता है ये नहीं दे रखा, तो मैंने मान लिया एक्स वाई जेड प्रकार से निर्भर करता है। तो एक्स वाई जेड के मान निकालूंगा विमाओं से और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तरीका यही है, अब बस सवाल बदलेंगे, केवल सवाल बदलेंगे। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब देखो इसके अंदर आपको केवल सवाल बदलेगा, तरीका यही रहेगा। कई बार आपको हम ये नियतांक का मान दे देते हैं। जैसे मैं आपको दूं एक सवाल, देखो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के का मान, ये गति ऊर्जा का सूत्र, गति ऊर्जा के का मान कण के संवेग p एवं द्रव्यमान m पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है। विमीय विधि से गतिज ऊर्जा का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, जबकि समानुपातिक स्थिरांक, मैंने दिया है देखो सवाल में, समानुपातिक स्थिरांक 1/2 है, ये आपको दे दिया। अब सवाल देखेंगे आप और इसी सवाल से अब आप पूरा एज इट इज इसी मेथड से आंसर तक पहुंचे। केवल आपको एक्स वाई जेड किस प्रकार निर्भर करता है यही तो निकालना है।
किस किस पर निर्भर करता है तो सवाल में दिया हुआ है, लेकिन ये तो पता है कि किस किस पर निर्भर करता है, लेकिन किस प्रकार निर्भर करता है, घातें कितनी थोड़ी बताया। क्या कहा जा रहा है, गतिज ऊर्जा K का मान, K का मान सबसे पहले लिख दिया। गति ऊर्जा K का मान काय काय पर निर्भर करता है, संवेग P पर। गति ऊर्जा K का मान निर्भर करता है किस पर, संवेग पर। और दूसरा किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जैसे सवाल बोले उसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दे दो। आपसे कहा जा रहा है गति ऊर्जा का मान निर्भर करता है, ये निर्भरता का चिन्ह है, समानुपातिकता का चिन्ह। गति जैसे सवाल चलता जाए ऐसे आप लिखते जाओ। गति ऊर्जा K का मान, ये K का मान। कण के संवेग पर, ये कण के संवेग पर। कण के द्रव्यमान पर, ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये निर्भरता का चिन्ह है। लेकिन किस प्रकार निर्भर करता है ये आपको इसके अंदर नहीं दिया गया है। तो मेरा काम क्या बचा, सिर्फ ये बचा कि मुझे x और y के मान निकालने हैं। मुझे तो सिर्फ ये निर्भरता किस प्रकार से है इसका मान निकालना है, विमाओं को कंपेयर करके। तो अब मैं क्या करता हूं, समानुपातिकता के चिन्ह को हटा देता हूं और क्या लगाऊंगा, एक नियतांक लगाऊंगा p की पावर x और m की पावर y। चूंकि आपको विमाहीन स्थिरांक, विमाहीन और समानुपातिक स्थिरांक का मान दे रखा है, c बराबर कितना, हाफ दे रखा है, दिया है, ये आपको दिया है। तो अपन c का मान रख देंगे 1/2। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। c का मान जब फाइनल आंसर आए तो उसके अंदर c का मान आप 1/2 रख देंगे। अभी मैंने नहीं रखा, बाद में रखूंगा, फाइनल आंसर रहेगा उसके अंदर। लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया कि भाई मैं c का मान 1/2 रखने वाला हूं, क्योंकि मुझे सवाल के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, चले आगे। अब इसके अंदर पहचानो, सबकी विमाएं लिखो। गतिज ऊर्जा की विमा बताओ। अब मुझे मालूम है गति ऊर्जा की विमा और कार्य की विमा समान होती है। कार्य और ऊर्जा, कार्य याद आया आपको, बताओ। कार्य ऊर्जा विमाएं बराबर m1L2T-2 बल, m1L1T-2 और m1L2T-2। आसपास की ओर देख लो, जड़त्व आघूर्ण m1L2, संवेग m1L1T-1। आसपास की देख लिया करो। त्वरण L1T-2। तो क्या आया, m1L2T-2 यही आएगा। और बताओ संवेग की विमा क्या है, ये बताओ। संवेग P की विमा बताओ। जो वेग की होती है उसमें m1 कर दो, m1 और लगा दो। ये L1T-1 है, इसमें m1 लगा दो, ये m1L1T-1 हो गया। क्या बन गया, m1L1T-1। और क्या बचा, बचा द्रव्यमान। द्रव्यमान की विमा आप लोग जानते हैं m1। वैसे इनको कोष्टक में लिखते हैं भाई हमेशा, ये विमेय सूत्र को लिखने का तरीका यही होता है। और अपन जल्दबाजी में जो है वो सब चीजें छोड़ देते। अब ये सारी विमाएं एक में रखने पर, उपरोक्त विमाएं एक में रखने पर रख दो। हाँ भाई, उपरोक्त विमाएं एक में रख दो। ये बीच बीच में भाई बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, बीच बीच में बच्चों के फोन आ जाते हैं। अभी इसमें मेरे को चेंज करना पड़ेगा यार। इस वक्त फोन मत करा करो, इस वक्त फोन करने से डिस्टरबेंस हो जाता है, फोन मोबाइल में चेंज आ जाता है। उपरोक्त विमाएं एक में रख दो, ये सारी विमाएं एक में रख दो। बताओ के गति ऊर्जा के की विमा क्या है, m1L2T-2 रख दी बराबर। अब C से मिलो, C क्या है बताओ, विमाहीन है। C एक विमाहीन नियतांक होता है।
इसकी विमा नहीं रखेंगे, छोड़ दो। इसको पहचानो, P क्या है, संवेग है, देखो लिखा है संवेग, और संवेग की विमा क्या है, m1 l1 t-1, और पावर कितनी है इसकी, x। ये द्रव्यमान है, इसकी पावर y है, ये लिखो। क्या किया देखो आपने, ये k की विमा आ गई, c की विमा होती ही नहीं है, विमाहीन है, संवेग की विमा ये आ गई, इसकी पावर x है, ये p की पावर x हो गया, ये द्रव्यमान है, इसकी पावर y है, ये y होगी, बस खत्म। अब क्या करना है, थोड़ा सा इसको नीला धुला दिया अपन ने, कंगी अंगी कर दो अब इसकी, m इस पावर को इससे गुणा कर दो, m की पावर x, l की पावर x और t की पावर -x और m की पावर 1, इस पावर को इससे गुणा कर दिया। अब m1 l2 t-2, देखो बेचारा इधर का तो सीधा साधा सा है, m की पावर x भी है, m की पावर y भी है, तो m की पावर x प्लस y, देखो कुछ आपको नजर आएगा। अभी तक आपने क्या किया, गति ऊर्जा का मान संवेग और द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो ये निर्भरता का चिन्ह लगा दिया, निर्भरता हटाकर बराबर लगाया, समानुपातिक स्थिरांक लगा दिया जिसकी विमा नहीं है। अब इसमें जो जो राशियां आ रही है उन सब की विमाएं लिख लो, और ये विमाएं इसके अंदर रख दो, k की विमा रख दी, p की विमा रख दी, m की विमा रख दी, और c की विमा नहीं होती तो नहीं रखी। अब इन पावर को इनसे विमाओं से गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दिया तो x आ गया, इसको इससे गुणा करा तो भी x आ गया, इसको गुणा करा तो -x आ गया, ये y हो गया। अब चूंकि ये m है और ये भी m है तो दोनों को एक ही जगह रख दिया, बस। अब क्या करोगे, विमीय समांगता से दोनों पक्षों, दो पक्ष कौन कौन से, LHS बराबर RHS, दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना करने पर करोगे, बताओ। अब m की मत करो, अब क्यों, यहां दो दो हैं, पहले एक एक वाले से निपट लो। l की विमा बताओ, l की विमा देखें सबसे पहले, l की विमा यहाँ 2 है और यहाँ l की विमा x है, तो देखो x बराबर 2 आया क्या, देखो फटाफट देखो कैसे आया, इधर l की विमा x है और इधर l की विमा 2 है, तो x बराबर क्या आ गया, 2, तो सबसे बढ़िया काम तो x का मान आ गया। अब t की घात करूंगा तो भी x का मान 2 ही आएगा, तो t की घात मत करो, अब m की घात कर, बताओ m की घात, बताओ m की घात इधर कितनी है, x प्लस y बराबर, बताओ कितना, इधर 1 है, इधर x प्लस y, तो इसका मतलब x प्लस y का मान 1 के बराबर होना जरूरी है, ये 1 हो गया। चूंकि आपको x का मान मालूम है, 2 प्लस y बराबर कितना हो गया, 1, तो y बराबर हो गया 1 माइनस 2, तो y बराबर हो गया -1, ये आ गया आपके पास y का मान। अब क्या करोगे, x और y के मान यही तो ज्ञात करने थे आपको, क्योंकि इस निर्भरता में यही तो अज्ञात राशियां, यही तो मालूम नहीं था अपन को, इन दोनों के मान रख दो, x एवं y के मान काय में रखोगे, बताओ, 1 में रखने पर रख दो साहब, बताओ k बराबर क्या आएगा, k बराबर c, p की पावर x और m की पावर y, c का मान बताओ 1/2, ये रहा c का मान 1/2 रखने वाले, और p की पावर बताओ, p की पावर x है, x का मान बताओ 2, x का मान 2, और m की पावर y, y की जगह -1, तो आपका सूत्र बन गया, देखो क्या, k बराबर p²/2m, ये कल सूत्र हमने बताया भी था, k बराबर p²/2m, सूत्र बहुत आसान है, बहुत आसान है, आसान है सर, कल सूत्र चेक करने में भी ये सूत्र बताया था, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है ना, फिर आगे देखते हैं, देखो क्या होता है, हो गया काम ये। अब एक सवाल और देखो, उसमें
थोड़ी सी ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी। ये सब सीधे सीधे थे। ये सीधे सवाल सिर्फ इसलिए बताया आपको ताकि आपको करना क्या है, कैसे करना है, ये पता चल जाए। ये तो बेहद आसान आसान सी चीजें मैंने आपको बताई हैं ताकि आपको पता चल जाए कि निर्भरता को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ये पता चल जाए कि मुझे सिर्फ निर्भरता निकालनी है, बाकी तो सब सवाल में दिया हुआ है। जैसे इधर देखो, आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में, तनी डोरी में, ये भी सूत्र आपको पढ़ने को मिलेगा तरंगों वाले चैप्टर में। तनी डोरी में अनुप्रस्थ कंपनों की आवृत्ति एफ जानते हो? आवृत्ति की विमा बताओ। आवृत्ति की विमा T-1। आवृत्ति एफ का मान डोरी की लंबाई स्मॉल एल, तनाव बल T एवं डोरी की एकांक लंबाई के द्रव्यमान, एकांक लंबाई के द्रव्यमान स्मॉल एम पर निर्भर करता है। ठीक है। तनी डोरी में अनुप्रस्थ कंपनों की आवृत्ति एफ का मान लंबाई पर, तनाव बल पर, डोरी की एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है। समानुपातिक स्थिरांक कितना मानेंगे आप? C बराबर 1/2 मानकर F का सूत्र व्युत्पन्न कर। यह है आपका सवाल। बहुत सीधा सवाल है होने को तो, लेकिन आपने जो 2 सवाल किए हैं उन दोनों सवालों में जो सीखा है उसी के हिसाब से चलते जाएंगे, हमारा आंसर आएगा। देखो क्या सीखा आपने, सवाल पढ़ो। कंपनों की आवृत्ति F का मान निर्भर करता है, पढ़ो आगे, लंबाई स्मॉल एल पर, लंबाई स्मॉल एल पर निर्भर करता है, तनाव बल T पर निर्भर करता है और डोरी की एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर, एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है। 3 चीजें हो गई। आवृत्ति का मान डोरी की लंबाई पर, तनाव बल पर और एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये काय का चिन्ह? निर्भरता। किस प्रकार निर्भर करता है नहीं मालूम, कोई बात नहीं, हम निकालेंगे। इस प्रकार निर्भर करता है। तो F देखो, आज तो सुबह से लाइट भी नहीं आ रही थी, अभी आई है भी। 12th तो आज पढ़ा ही नहीं, क्योंकि 12th के बच्चे जब पढ़ते हैं जिस टाइम पे उस वक्त लाइट ही नहीं थी, उनकी छुट्टी होगी और आपकी क्लास का टाइम हुआ तो लाइट आ गई, चालू हुई क्लास। लेकिन आज डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हुआ है। चलो, अनुप्रस्थ कंपनों की आवृत्ति का मान किस किस पर निर्भर करता है? देखो, डोरी की लंबाई पर तो L लिख दिया, तनाव बल पर निर्भर करता है T लिख दिया और डोरी की एकांक लंबाई पर निर्भर करता है M लिख दिया। किस प्रकार निर्भर करता है? X, Y, Z। अब बताओ, समानुपातिक स्थिरांक लगाऊंगा एक, लेकिन समानुपातिक स्थिरांक का मान मुझे दिया हुआ है, इसलिए क्या दिया है? देखो, C समानुपातिक स्थिरांक, ये मुझे दिया हुआ है। स्थिरांक समानुपातिक भी है और विमाहीन भी है, ये आपको याद रखना है। विमाहीन स्थिरांक C का मान कितना रखोगे? 1/2।
अब इसमें क्या क्या काम में आ रहा है देखो। सबसे पहले आवृत्ति f जानते हो, इसकी विमा क्या है बताओ, t-1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, m0 L0 t-1। हम बोलेंगे द्रव्यमान भी 0 है, लंबाई भी 0 है, लेकिन t-1, ये विमा होगी इसकी। देखो एरिया आवृत्ति t-1। तो हम ये कहना चाहते हैं इस आवृत्ति में द्रव्यमान भी नहीं है, लंबाई भी नहीं है, उनके मान कितने कितने हैं, 0 0 0। अब आता है सी के बारे में वापस लिख दो। क्या है सी बताओ, सी विमाहीन है। लंबाई बताओ, लंबाई एल की विमा बताओ, L1 होती है। बल की विमा बताओ, बल की विमा, बल को टी से लिखा है भी, तो बल की विमा क्या होती है, m1 L1 t-2। अरे भूल जाओ तो त्वरण को द्रव्यमान से गुणा कर दो। त्वरण की विमा m1 है, सॉरी त्वरण की विमा L1 t-2 है ना, इसमें m1 लगा दो तो बल बन जाएगा, m1 L1 t-2। जैसे वेग की विमा ये L1 t-1, m1 लगा दो तो संवेग बन जाएगा। देखो संवेग होगा, ये रहा संवेग। वेग में m1 चपोड़ दो तो m1 L1 t-1 बन गया ना। अब देखो क्या बचा, द्रव्यमान। चेक करो आपके खजाने में, द्रव्यमान नहीं है, ये द्रव्यमान थोड़ी है। क्या है ये, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। सूत्र बताओ, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। मैंने एकांक की विमा निकालना सिखाया था, क्या होता है याद है, m/L। इसकी विमा क्या बनेगी, m1 L-1। याद है कैसे निकालते हैं, याद है, L लंबाई का द्रव्यमान है में, तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना आया, m/L। इस तरह से एकांक लंबाई का द्रव्यमान निकाला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये द्रव्यमान की विमा मत रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, इसीलिए सवाल इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि बच्चे इसको सिर्फ यहां से पढ़ते हैं, यहां से। अगर मान लो किसी का ध्यान यही चल गया कि द्रव्यमान m, तो बताओ गलती करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। जबकि क्या लिखा है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। ये द्रव्यमान नहीं है, ये एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। ठीक है, तो ये विमाएं क्या करोगे, एक में रख दो, एक में रख दो। ये रहा, बताओ इसकी विमा कहाँ है, ये क्या है, आवृत्ति। आवृत्ति की विमा ये रही, m0 L0 t-1 बराबर। सी की विमा लाओ, कहां से लाओ, पड़ोसी से उधार मांग के लाओ। अरे सी की विमा होती नहीं, लिखा है विमाहीन होता है। एल लाओ, एल लंबाई की विमा L1 ऊपर पावर x। बल की विमा m1 L1 t-2 इसकी पावर y। बताओ ये क्या है, नाम पढ़ के बताओ इसका क्या है। ये द्रव्यमान नहीं है, फिर क्या है, ये तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। और हमने एक पूरी क्लास के अंदर एकांक लंबाई, एकांक मूल्य की विमाएं निकालना सीखा है। इसलिए अब हम कभी भी मात नहीं खा सकते, क्योंकि हमें मालूम है एकांक का मूल्य कैसे निकाला जाता है। एकांक लंबाई का द्रव्यमान, एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान, ऐसे निकालना आता है। चलो बताओ, एकांक लंबाई के द्रव्यमान की विमा m1 L-1 और ये हो गया z। अब इसको थोड़ा सा नीला धुला करके कंघी कर दो। कंघी करने का मतलब ना धो करके आप कंघी करते हो ना, कंघी क्यों करते हैं, बालों को सही सेट जगह सेट कर देते हैं। बताओ, L की पावर x, पावर गुणा कर दो यहां पर, फिर m की पावर, इसको इससे गुणा कर दिया तो y, करो गुणा करो। आपके पास कागज पेन है, अब आगे चलते जाओ। m की पावर y, L की पावर y, t की पावर बताओ क्या आएगा, t की पावर माइनस का, इसको इसे गुणा कर दो, माइनस का 2y। m की पावर बताओ,
इसको इससे गुणा करो, m की पावर z, l की पावर माइनस का z। आपको इस पावर को इससे गुणा करना है, कर दिया। अब m वाले देख लो, ये भी m है, बताओ क्या है, m है ना, m0 l0 t माइनस 1। m की पावर बताओ कितनी होगी, टोटल m की पावर चेक करें, m की पावर y, m की पावर z, कितना हो गया बताओ, m की पावर y प्लस z। इसके बाद l आ जाओ, l में तो बहुत सारे हैं, x भी है, y भी है और माइनस z भी है। आधार समान होते हैं तो घातों को क्लब कर देते हैं, एक साथ संयोजन कर देते हैं। क्या आएगा बताओ, l की पावर x भी आएगा, l की पावर y भी आएगा और l की पावर माइनस z भी आएगी। अब आ जाओ t के पास, t में तो बेचारा एक ही है, माइनस का 2y। ये बन गया विमीय समानता के लिए, तुलना करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया। क्या करें, क्या कहता है आपका नियम, विमीय समांगता के नियम से, क्या कहता है वो नियम मालूम है, एक समान पदों वाली, एक समान विमाओं वाले पदों को ही आपस में जोड़ और घटा सकते हैं। देखो अगर बराबर के चिन्ह को इसको उधर ले जाऊं तो दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह आएगा ना, तो इसका मतलब ये हुआ इसकी विमा और उसकी विमा बराबर होना जरूरी है। दो समान विमा वाले पदों, ये दो पद है, बराबर का चिन्ह हो चाहे इधर ले जाकर के माइनस का चिन्ह लगा दो, एक ही बात है ना। जैसे मान लो कहीं लिखा है x बराबर y, बताओ दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, सोचो। अगर कोई पूछे आपसे x बराबर y, बताओ x और y के बीच में कौन सा चिन्ह है, बताओ काय का चिन्ह है, माइनस का, माइनस का चिन्ह है ना। इसका मतलब इन दोनों विमाओं के बीच में बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब इसको उधर लाऊंगा तो काय का चिन्ह लगेगा, माइनस का। और आपने पढ़ा है दो पदों के बीच में प्लस का या माइनस का चिन्ह हो, इसका मतलब दोनों पदों की विमाएं समान होना जरूरी है। दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना कर दो, बताओ नियम से, दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना करो। सबसे पहले ऐसी विमा को पकड़ो जिससे आंसर डायरेक्ट पता चल जाए। बताओ कौन सी विमा की तुलना सबसे पहले करूं कि मुझे डायरेक्ट आंसर नजर आ जाए, क्या करना चाहिए बताओ, आप सोचो। m की करूं तो क्या डायरेक्ट आंसर आएगा, क्या नहीं आएगा, इसमें दो हैं, इसमें तीन है, इसमें एक ही है, एक ही। मेरा मकसद क्या है, x y z का मान ज्ञात करना। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, आप सोचो, मुझे किसकी तुलना पहले करना चाहिए, t की। अब देखो t की विमा सोचो, इधर कितना है, माइनस का 2y और इधर कितना है, माइनस का 1। माइनस से माइनस काट दो तो y बराबर आ गया 1/2, ये आ गया 1/2। अब क्या करना चाहिए, आप सूत्र देखते रहो, क्योंकि आगे क्वेश्चन तो आपको करने हैं ना, बीच में फंसोगे तो फिर आपको सोचना भी आना चाहिए। अभी तो मैं बता रहा हूं तो आपको आसान लग रहा होगा, आसान लगेगा भी सी। तो अब आपको यहां देखना है कि मुझे क्या करना चाहिए, इसकी विमा की तुलना क्यों की। अगर ये आपको पता चल जाए तो आगे का रास्ता भी नजर आ जाए। सबसे पहले m की क्यों नहीं की, l की क्यों नहीं की, डायरेक्ट इस पे मैं क्यों आया, क्योंकि यहाँ एक अननोन राशि है, इसका मान मुझे डायरेक्ट इससे मिलेगा, y का मान आएगा। अब मैं क्या करूं, इसमें दो हैं और एक वो है जो मैंने ज्ञात कर लिया है, तो बताओ अगर इन दोनों की तुलना कर दूंगा तो मेरा आंसर आएगा। बताओ इधर क्या है, इधर है m की विमा, दिखाऊं आपको, बताओ y प्लस z, इधर m की विमा y प्लस z और इधर कितना है, 0। मतलब y प्लस z का मान किसके बराबर आया, 0 के बराबर। अब बताओ y का मान तो मुझे पता है पहले से, 1/2 है, प्लस z बराबर 0। इसको इधर ले जाओ तो
बताओ z बराबर आ गया माइनस का 1/2। z बराबर माइनस का 1/2। अब क्या करूं बताओ, आगे सोचो, रास्ता आपको ही बताना है, क्योंकि आगे का रास्ता आपको खुद को तय करना है, मेरी मदद नहीं मिलेगी अब आपको। बताओ क्या करना चाहिए, एक ही तो बचा, एल की विमा देखो, एल की विमा की तुलना करो, इधर कितना x प्लस वाई प्लस जेड, क्या x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, सॉरी x प्लस वाई माइनस जेड, इसका मान किसके बराबर होना चाहिए, एल की विमा के बराबर। ये भी एल की विमा है, ये भी एल की विमा है, यहाँ एल की विमा 0 है तो इसका मतलब इसका मान भी 0 के बराबर होना चाहिए। अब मुझे क्या क्या मालूम है, y और z के मान मालूम है, तो x प्लस, बताओ क्या करा, x प्लस y का मान रखो, y का मान 1/2 माइनस z का मान रखो माइनस का 1/2 बराबर क्या होगा 0। बताओ x प्लस 1/2 प्लस 1/2 बराबर 0। देखो आप आराम से देखो, ये आधा आ गया, या माइनस का लगा दिया, z का मान माइनस 1/2 है। हमेशा याद रखो, जब भी माइनस का चिन्ह रखना हो या ऋणात्मक मान रखना हो तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करो, क्योंकि हम एग्जाम में बहुत फास्ट काम करते हैं। हमारा दिमाग फिजिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स को ढूंढने में लगता है, कहीं ऐसा नहीं हो जल्दबाजी में उस प्रेशर में हम प्लस माइनस की गलती कर जाएं, सारा आपका कंसेप्ट खराब हो जाए। हालांकि हमें इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि हमें पता चल जाएगा कि यार कहीं ना कहीं में गलती करके, पता चल जाता है ना कई बार जब आप क्वेश्चंस करते हैं। बताओ x आधा प्लस आधा बराबर कितना हो गया 1, उधर ले जाओ, x बराबर क्या आ गया माइनस का 1, y आ गया, z आ गया, x आ गया। क्या करना चाहिए बोलो, क्या करें बताओ, x y z के मान 1 में रख, इस वाले इक्वेशन में f बराबर c l की पावर x t की पावर y m की पावर z में मान रख दो। f बराबर c का मान लाओ, c का मान 1/2 है, ये 1/2 रख दिया। l की पावर बोलो, l की पावर x का मान कितना है -1 रख दिया। बताओ t की पावर बोलो, t की पावर 1/2 ये रख दिया, और m की पावर बोलो माइनस का 1/2 रख दिया। अब क्या करना चाहिए, जो माइनस की पावर से उनको नीचे ले जाओ। माइनस का अच्छा लगता है ना, माइनस के अंदर आंसर देना। हालांकि मेरा आंसर आ गया, मैं ये भी लिख करके आऊंगा तो मेरा आंसर सही है। ये कितना है 1/2, ये माइनस का 1/2। अगर मैं इनको नीचे ले जाऊं तो f बराबर 1/2। ऊपर एक चीज और बताई थी मैंने कल आपको, याद करो, x के ऊपर अंडर रूट लगा है, इसका मतलब x की पावर कितना हुआ 1/2 होता है, ऐसा नहीं होता, होता है ना। अच्छा इसको नीचे ले जाओ, 1/l की पावर 1 नीचे ले गया ना, यहाँ -1 है, अगर मैं इसको नीचे ले जाऊंगा तो l की पावर 1 हो जाएगा। अब ये t की पावर हाफ है, और ये नीचे ले जाऊंगा तो m की पावर भी हाफ हो जाएगी, हाफ हो गया। क्या क्या करा मैंने, देखो इस l को नीचे ले गया, l की पावर 1 हो गया, t की पावर हाफ है, और m की पावर -हाफ की जगह में इसको नीचे ले गया तो प्लस का हाफ हो गया। अब पावर हाफ का मतलब क्या होता है बताओ, पावर हाफ का मतलब ये वाला आप कंसेप्ट यहां लगा दो, बताओ क्या आएगा, f बराबर 1/2, नीचे आएगा l, ऊपर आएगा √t और नीचे आएगा √। मैंने दोनों को जब भी पावर हाफ हो तो √ में लिख लो,
और अंडर रूट में लिखा हो तो पावर हाफ लिख लो, जैसी आपकी सुविधा बन जाए। मेरा आंसर तो यही आ गया था, देखो आंसर तो यही आ गया, लेकिन मैं उसको इस तरह से लिखना चाह रहा हूं, यहां आ गया था आंसर, इस तरह से लिखना चाह रहा हूं कि पढ़ने में आसानी हो जाए। देखो अब मैं फाइनली इसको ऐसे लिखूंगा, F बराबर 1/2L अंडर रूट T अपॉन स्मॉल m, ऐसे लिखना चाहता हूं। देखो मैंने ऐसे लिख दिया इसको 1/2 नीचे L है, ये L लिख दिया, इस पे भी अंडर रूट है, इस पे भी अंडर रूट है, तो मैंने दोनों के ऊपर अंडर रूट लगा दिया, अंडर रूट T अपॉन स्मॉल m। कोई दिक्कत हो तो बताओ, बहुत आसान काम है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ दिक्कत हो मुझे बोलो। F बराबर 1/2L अंडर रूट T अपॉन स्मॉल m, ये आ गया आपके पास आवृत्ति का सूत्र। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब एक सवाल आपके लिए, वो आपको ही सॉल्व करना है। सवाल देख लो कैसे सॉल्व करना है, सवाल लिख लो, आप ही को सॉल्व करना है। देखो सरल लोलक, ये अपने आएगा सरल आवर्त गति में, सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी, जानते हो आवर्तकाल, काल मतलब समय, आवर्तकाल की विमा क्या होती है, कल बताई थी मैंने आपको, T1, आवर्तकाल की विमा T1 होती है। आवर्तकाल का मान, आवर्तकाल का मान डोरी की लंबाई L, डोरी की लंबाई L एवं लोलक की द्रव्यमान स्मॉल m पर निर्भर करता है। ठीक है, निर्भर करता है। समानुपातिक स्थिरांक, टू पाई मानकर विमेय विधि से सरल लोलक के आवर्तकाल T का व्यंजक मत प्राप्त कीजिए। सूत्र, ये आपका सवाल है। सवाल बहुत आसान है, इसके अंदर अब आपको ये देखना है कि इस सवाल में एक चीज और कहना चाह रहा था मैं आपसे, आप लोग अपना व्हाट्सएप जो फिजिक्स का ग्रुप बना हुआ है उसको चेक करते रहा करो। हालांकि अभी हमने बहुत कम पढ़ा है पोर्शन, उसमें मैं आपको रोज थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाएंगे उसके बाद, लेकिन अभी चेक करते रहा करो। क्वेश्चंस भी दूंगा, आप लोग सॉल्व करके मुझे भेजा करो ये आंसर्स। अब रूटीन चलेगा आपका, रोज उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, आवर्तकाल की विमा आपको समझ आएगी। T1, लंबाई की विमा बताओ, डोरी की लंबाई, डोरी की विमा की लंबाई L1, करोगे इसको सॉल्व? चलो ये आपके लिए, आप लोग इसको सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करो। तो आज इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है भी, तो इसलिए आपकी जो क्लास है वर्कशॉप में आज रखना चाह रहा था। मान लो उस वक्त डिस्टर्बेंस ही रहेगा, लेकिन मैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर दूंगा अगर मैं डे में अगर आपकी क्लास रखता हूं तो, ठीक है ना। तो हम आगे रखेंगे क्लास। अभी आज प्रॉब्लम्स कुछ ज्यादा हैं, इलेक्ट्रिसिटी की, नेट की प्रॉब्लम आ रही है। तो आज मेरी क्या है 12th की क्लास सुबह नहीं हो पाई, तो उनकी क्लास रखने की कोशिश करूंगा। तो हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।